नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉली एक स्तनपायी क्लोन। क्लोन का अर्थ होता है किसी जीवधारी की हूबहू प्रति। डॉली किसी इंसानी बच्चे का नाम नहीं, अपितु यह भेड़ के बच्चे अर्थात मेमने का नाम है, जिसको तैयार किया गया था सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र तकनीकी का उपयोग करके। Dolly was first mammal clone from an adult cell and lived to 6.5 year old. डॉली का निर्माण की एक सफ़ेद चेहरे वाली भेड़ जिसका नाम फिन डॉर्सेट था की स्तन ग्रंथि से केंद्रक को निकालकर ब्लैक फेस भेड़ जिसका नाम स्कॉटिश था के एक सेल में ट्रांसफ़र करके तैयार किया गया था। अर्थात इस तकनीकी में केंद्रक का ट्रांसफ़र हुआ था, जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र तकनीकी कहते हैं। इस एक सेल को ट्रांसफ़र किया गया था स्कॉटिश ब्लैक फेस के यूट्रस में। अर्थात ब्लैक फेस स्कॉटिश भेड़ एक सरोगेट मदर थी। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह एक टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी का उपयोग करके बनी पहली स्तनधारी क्लोन थी। डॉली का जन्म रोजलिन इंस्टीट्यूट में हुआ था, लेकिन इसके जन्म की सूचना को गुप्त रखा गया था। 22 फरवरी 1997 को उसके जन्म की घोषणा की और दुनिया भर के वैज्ञानिक रोजलिन इंस्टीट्यूट पहुंचने लगे डॉली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। रोजलिन के वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते थे कि विकास के दौरान किस प्रकार कोशिकाएं बदलती हैं। डॉली का चेहरा सफ़ेद इस बात का संकेत था कि वह एक क्लोन थी, क्योंकि यदि वह आनुवंशिकी रूप से अपनी सरोगेट मदर से संबंधित होती तो उसका चेहरा काला होता, अर्थात ब्लैक फेस होता। डॉली का नाम देसी पार्श्वगायिका डॉली पार्टन के नाम से रखा गया था। डॉली 22 फरवरी 1997 को मीडिया में हलचल मचा दी जब डॉली के जन्म की घोषणा को सुनने वाले लोग रोजलिन इंस्टीट्यूट पहुंच रहे थे। डॉली ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक भेड़ के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। अर्थात इस भेड़ को तैयार करने के लिए क्लोनिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। इसके जन्म के बाद रोजलिन इंस्टीट्यूट में दुनिया भर से लगभग 3000 फ़ोन कॉल्स आए। ऐसा माना जाता है कि डॉली का डीएनए एक वयस्क भेड़ से आया, इसलिए उसके विकास के दौरान उसके टेलोमियर्स पूरी तरह से नवीन नहीं हुए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि डॉली जैविक रूप से अपनी वास्तविक उम्र से ज़्यादा थी। सितंबर 2000 में डॉली ने अपने सभी बच्चों को जन्म दिया और इसके बाद पता चला कि वह एक रेट्रोवायरस से संक्रमित थे। रेट्रोवायरस के संक्रमण के कारण उसे फेफड़े में ट्यूमर जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे लगातार खांसी का सामना होता रहा, जिसके कारण 14 फरवरी 2003 को उसे इच्छा मृत्यु दी गई